Hi there, welcome back to another learning outcome. इस learning outcome में we will be learning to calculate and interpret the implied return on fixed income instruments and required return and implied growth rate on equity instruments. So basically, if you will ask me what are we going to calculate, let me be very specific. We are going to calculate R, ठीक है, वेदर इट बी फॉर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, दोनों के केस में आर कैसे पता किया जा सकता है, आई विल लेट यू नो दैट. आर इज बेसिकली द आई बाई वाई फंक्शन. सो हम ऑलरेडी काफी सारे सवाल इसमें बनाए होंगे, बट ठीक है, एक बार वापस से. करेक्ट. सो आर वी विल बी कैलकुलेटिंग फॉर बोथ फिक्स्ड इनकम एज वेल एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. On certain grounds you might be required to calculate growth as well. So वो implied growth rate कैसे calculate होगा, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हैं, we'll learn that all. और बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, you will enjoy that. आइए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द implied return for discount fixed income securities. As you know, discount fixed income securities are those securities which are issued at discount and these are redeemed at par value. Underlying इसमें कोई भी coupons नहीं होते, so the PMT value has to be taken as 0. Now, again, if you look at the formula is obviously given, which is FV divided by PV to the power 1 by n minus 1. Again, this is not a new formula. आपने इसको देखा है पहले, and ये मैंने बताया भी था कैसे ये derive हो जाता है, but again, that is not required. If you will look at the example, you will have to insert the values of the 5 critical buttons, and अगर आपने ये कर दिया है, तो 5 में से 4 बटन की वैल्यू डालेंगे और एक वैल्यू की आउटपुट निकलेगा, and we will get the answer. This is fairly easy to calculate ऑन योर कैलकुलेटर, बट अगर आप फिर भी फॉर्मूला ड्रिवन जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला कहीं से नहीं बल्कि प्रेजेंट वैल्यू से ही आया है. सो वी नीड नो द फॉर्मूला. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू द पावर एन. सो इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 1 प्लस आर टू द पावर एन को एक जगह रखा, एफ वी बाई पी वी एक जगह किया, and then we did 1 plus r is equal to fv divided by pv to the power 1 by n, and finally ये 1 को वहां ट्रांसफर कर दिया, it became fv divided by pv to the power 1 by n minus 1. So formula is very easy, very straightforward. मैंने आपको समझा दिया कैसे आता है, but we will not be using the formula in most cases. आओ जी एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल में दिया हुआ है PV is equal to 80, FV is equal to 100, N is equal to 3 years. They are requiring you to calculate implied return. So इसके दो तरीके हो गए. अगर आप फॉर्मूला याद रख पा रहे हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 80 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 1. सो यू कैन डू दिस. अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप PV में वैल्यू डालो -80 का, FV में वैल्यू डालो 100 का, N में वैल्यू डालो 3 का, PMT में वैल्यू डालो 0 का, एंड देन कैलकुलेट I by Y, यू विल गेट द रिजल्ट. लेट्स डू दिस. कैलकुलेट कीजिए. पहले लिखिए 80 माइनस करिए, इसके आगे आगे माइनस लगाइए, ठीक है ना, माइनस, एंड देन प्रेस द बटन PV, देन 100 प्रेस द बटन FV, then 3 press the button N, 0 press the button PMT, compute I by Y. The result is 7.72%, which is evident, सामने सामने नजर आ रहा है. क्लियर? वेरी सिंपल फॉर्मूला, आप दोनों तरफ से कैलकुलेट कर लो, रिजल्ट विल बी द सेम 7.72%. नेक्स्ट अप इज YTM ऑन कूपन बॉन्ड्स. सो नाउ थिंग्स विल चेंज. अब की बार PMT 0 नहीं होगा. You will be given certain PMT values, nothing else. बाद बाकी आपको I by Y कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पे आपको करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड दिया हुआ विच इज $97.5, माइनस में इंसर्ट करेंगे. कूपन इज 10.7% बट पेड सेमी एनुअली. नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग. अगर ये 10.7% दिया है और लिखा भी है पेड सेमी एनुअली, तो फिर आपको इसको सेमी एनम बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा. द कूपन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो फेस वैल्यू है 100, इस पे 10.7% हम जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 10.7. But this 10.7 is for the entire year. We need to compute it for semi-annum. So we'll divide it by 2. We'll get 5.35. ये अब per semi-annum हो चुका है. So our PMT is 5.35 and this is on per semi-annum basis. So we are okay with this. Next, years is given to be 6 years. We don't care about years. हमें चाहिए semi-annum. So we'll insert N is equal to 6 into 2. यानी कि 12. So 12 semi-annum, present value given. Future value has to be assumed to be 100, which is the par value, and we need to compute the YTM. Easy to calculate. आइए कर लेते हैं. सबसे पहले clear your working. कैलकुलेटर में clear बटन प्रेस करें. अब प्रेस कीजिए 97.5 माइनस आगे लगा दीजिए एंड देन PV बटन पे असाइन कीजिए. नेक्स्ट अप इज 5.35 टाइप किया, PMT में डाल दो. करेक्ट. 12 टाइप करो,
n में डाल दो, 100 टाइप करो, fv में डाल दो, फ्यूचर वैल्यू में। अब हमें i by y चाहिए, तो कंप्यूट i by y। कंप्यूट i by y किया, रिजल्ट हमारा आ रहा है 5.64%। बिवेयर, दिस इज नॉट योर फाइनल रिजल्ट, ये भी पर सेमी एनम आ रहा है, because everything has been done on semi-annum basis now. The output is also on semi-annum basis, but YTM is never reported on semi-annum basis, rather उसको हमको करना पड़ता है annualize. So इसको annualize करने के लिए into 2 करेंगे, it will become 11.28%. So final result is 11.28%. Clear? हमने अपने पहले कूपन को semi-annum लेके गए, हम अपने years को semi-annum में लेके गए, तो जो हमारा YTM आया, yield to maturity आया, required rate of return आया, discount rate आया, वो भी सेमी एनम पे आया, और उसको एनुअलाइज किया हमने इंटू 2 करके। YTM की एक लिमिटेशन भी है, बुक के अंदर छुपा हुआ है ये छोटा सा पॉइंट, आई थॉट कि इसको भी सामने आपके रख दूं। हालांकि इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, बिकॉज YTM इज वेरी क्लोज टू अ फंक्शन नोन एज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम कॉर्पोरेट इशूअर्स में और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहां पे ये लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। YTM एक अजम्पशन लेता है, और वो अजम्पशन ये होता है दैट अगर आपको कोई भी कूपन बीच में मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 5.35 का आपको कूपन सेमी एनम पे मिल रहा है, सो 6 महीने बाद आपको $5.35 मिलेंगे कूपन के नाम पे, फिर अगेन उससे 6 महीने बाद वापस मिलेगा। सो YTM ये अज्यूम करता है कि पहला तो आपको ये सारे कैश फ्लोज मिलेंगे, यू विल गेट ऑल द कैश फ्लोज। चलो ये अजम्पशन कोई गंदा अजम्पशन नहीं है, लेकिन फिर ये अज्यूम ये करता है कि इन सभी कैश फ्लोज को you will be able to reinvest at the same YTM you have just calculated. इसका मतलब, अच्छा वैसे मैं एक गलती किया, यहाँ पे हमारे कूपन 5.35, हाँ चल नहीं गलती नहीं है, ठीक ही बोल रहा हूं मैं, कूपन हमको 5.35 मिल रहा है, हम assumption ये ले रहे हैं कि it will be reinvested at what rate? The rate which you have just found out, and the rate is 11.28%. सो बेसिकली हम ये अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारे सारे के सारे कैश फ्लोज को हम इसी रेट पे री इन्वेस्ट कर पाएंगे। इज इट अ गुड अजम्पशन टू मेक? आई वुड से नो, एकदम पे नहीं। कैसे? आपको एकदम बेसिक समझाता हूं मैं। सपोज करो आप आज जाओ किसी बैंक में, एफडी की रेट का पता करो, एंड यू हैव हर्ड कि एफडी 10% मिल रहा है, एफडी पे इंटरेस्ट, ठीक है ना, 10% इज अ लॉट, बट सपोजिटली यू आर गेटिंग 10% ऑन एफडी। अब एफडी पे 10% मिल रहा है, आपने एफडी कर दी 10 इयर्स के लिए, एवरी ईयर यू आर गेटिंग सर्टेन इंटरेस्ट पेमेंट्स अगेंस्ट द एफडी। सपोज करो आप एफडी पे जो इंटरेस्ट ले रहे हो वो एनुअली ले रहे हो, लास्ट में नहीं ले रहे हो, तो हर साल जब आपको वो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कैन यू अज्यूम कि हर साल आपको एफडी की यही 10% रेट मिल जाएगी? यू गेट माई पॉइंट यार, आपको समझ में आ गया कि ओके भैया आप क्या बोल रहे हो। हम अगर शुरुआत में 10% पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि अंडरलाइन जितने भी री इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो भी 10% पे ही होंगे। इफ वी आर अज्यूमिंग दिस, देयर इज अ फ्लॉ इन आवर अजम्पशन। ये YTM की लिमिटेशन है। YTM यही अज्यूम करता है दैट यू विल रिसीव ऑल द पेमेंट्स टाइमली, प्लस you will be able to reinvest all these payments at YTM. Obviously this is a limitation, this is not a correct assumption to make, but ठीक है, it is being taken. So यहाँ लिखा है YTM assumes that investor expects to receive all promised cash flows through maturity and reinvest any cash flow received at the same YTM. So there is a limitation, assumption being made is wrong, or I would say impractical. Wrong तो क्या ही है, impractical है. Next up is implied return and growth for equity instruments. Now that's fairly easy. हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अगर इस फॉर्मूले को ही हम थोड़ा सा इधर उधर छेड़ेंगे तो we'll get the results. The formula is P0 is equal to D1 by R minus G. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कांस्टेंट ग्रोथ रेट वाले केस में, है ना. वापस लिख देता हूं, P0 is equal to D1 divided by R minus G. अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, देन वी कैन इंडिविजुअली फाइंड इट फॉर आर एंड जी, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आर को हम लिख सकते हैं एज D1 बाई P0 माइनस जी, एक्चुअली प्लस जी होगा, D1 बाई P0 प्लस जी, करेक्ट. एंड जी को हम लिख सकते हैं एज आर माइनस D1 बाई P0. सो ये दोनों फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं बड़े आराम से. I would not actually want कि आप इसे याद करो, आप सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले को याद रखो, आपको नीचे वाले अपने आप याद हो जाएंगे. क्लियर? सो R का फॉर्मूला बनता है D1 by P0 प्लस जी,
मैं डिटेल में बाद में आपको समझाऊंगा व्हाट इज d1 बाई p0, व्हाट इज g, ये है क्या, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे. दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी टॉकिंग अबाउट दिस. एंड इसके अलावा ग्रोथ रेट के लिए भी एक फॉर्मूला होगा विच इज r माइनस d1 बाई p0. ये भी फॉर्मूला बस अगर आप याद रख पाओ तो रिजल्ट आ जाएंगे. ये दोनों फॉर्मूले वैसे यहाँ पे स्पेसिफाइड है, यू नीड नॉट राइट अगेन इन योर नोट्स, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड. मैंने इसका फिर भी प्रूफ बताया आपको कैसे ये फॉर्मूले आ रहे हैं. थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. ये मैंने उम्मीद नहीं किया था दैट द इंस्टीट्यूट विल पुट अप इन इट्स करिकुलम. काफी इंटरेस्टिंग स्टफ है. ये है जस्टिफाइड पी रेशियो का कैलकुलेशन. अगेन दिस इज टू अर्ली टू बी टॉकिंग अबाउट दिस. फंडामेंटल्स हम पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल्स में इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहिए था, बट इंस्टीट्यूट के करिकुलम में मेंशन्ड है, सो ऑब्वियसली वी आर आल्सो कवरिंग दिस. जस्टिफाइड पीई रेशियो जो होता है, पी रेशियो पहले क्या होता है ये समझ लो. पी रेशियो होता है प्राइस बाई अर्निंग्स. सो बेसिकली यू विल पुट योर इंट्रिंसिक वैल्यू टू द टॉप and you will divide it by EPS, earnings per share. अब इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, फिर से समझ लेना. इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D1 बाई R माइनस G. अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू को E1 से डिवाइड करें सो दिस विल बिकम PE रेशियो. दिस इज ट्रू. तो इसको भी पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा E1 से. फिर से समझो, सारा प्रूफ समझो. मैं सारा प्रूफ वापस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना. See, we already know intrinsic value is equal to what? Intrinsic value is equal to D1 by R minus G. ये आप एक्नॉलेज करोगे? मैंने आपको बोला P रेशियो का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाई E1. ठीक है, इसे हम जस्टिफाइड P रेशियो बोलते हैं. यू विल लर्न अबाउट दिस. आगे आगे आप और ज्यादा सीखोगे. सो टेक्निकली अगर मैं इन दोनों को E1 से डिवाइड करूं देन मेरा PE रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा. सो P रेशियो can be written as D1 by E1 divided by R minus G. ये जो E1 है ये यहां D1 के नीचे डाल दिया, एक ही बात है. क्लियर? क्लियर ना? So this is the formula. Now D1 by E1 is what? This is my dividend payout ratio. कैसे समझाऊं मैं? बहुत सिंपल है. अगर आपकी अर्निंग्स है $10 and you have chosen to give away $6 as dividend, then I can say that your payout ratio is 60%. आप अपनी कमाई का कितना परसेंट हिस्सा डिविडेंड के तौर पे बांटना चाहते हैं शेयर होल्डर्स में, that is known as payout ratio. So I will take my dividend payout ratio instead of D1 by E1 because that's fairly easy to do so. And इसको हम R minus G से डिवाइड करेंगे तो भी मेरा PE आ जाएगा. So now I have my formula which is PE is equal to payout by R minus G. तो मैं R minus G को लिख सकता हूं payout by PE. And obviously मैं R कैलकुलेट कर सकता हूं as payout by PE plus G. और मैं चाहूं तो G कैलकुलेट कर सकता हूं as R minus payout by PE. अब again all these formulas that I am writing down are basically derived from the single set of formula. इसी फॉर्मूले से सब कुछ डिराइव हुआ है. करेक्ट? हमने P को लिखा as payout by R minus G. Here payout is D1 by E1. Then फिर R minus G को इधर ट्रांसफर किया, P को इधर ट्रांसफर किया, it became payout by P. फिर G को इस तरफ ट्रांसफर ले गए तो फिर ये हो गया R is equal to payout by P plus G. And G को एक तरफ रखा तो it became R minus payout by P. ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट आई वुड से अडॉप्टेशन ऑफ द सेम फॉर्मूला. तो इसी से 2-3 फॉर्मूले और निकल जाते हैं एंड इसी चीज को बस यहां मेंशन किया गया है. मैं आपको जबरन डराना नहीं चाह रहा, इसलिए बस यही कह रहा हूं कि इसका डेरिवेशन मैंने आपको समझाया है, बट यू नीड टू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला. कई लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, तब आप उस केस में पूरा डेरिवेशन याद रखो. डेरिवेशन बहुत ईजी है, तो डेरिवेशन भी अगर याद रहेगा तो आपका काम होगा, बट ऑब्वियसली जो काम फॉर्मूला कर सकता है वो फास्टर होगा. सो इस फॉर्मूले को अगर आप याद रख पाते हो रख लो, नहीं याद रख पाते हो पूरा डेरिवेशन याद रखो, वो और बेटर है. सो द फॉर्मूला इज R इज इक्वल टू पे आउट बाई P प्लस G. इसमें आप G को एक तरफ रख करके अपना काम आगे भी बढ़ा सकते हो. क्लियर? चलो डन. आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में बोला P0 इज इक्वल टू 63, D1 इज गिवन, ग्रोथ रेट इज आल्सो गिवन. हमको पूछ रहा है इंप्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी. सो दे आर आस्किंग अस R का फॉर्मूला क्या होता है? R is equal to D1 by P0 plus G अलग से. So D1 is what? 1.76. P0 is what? 63.
ग्रोथ रेट इज 4%, वी विल राइट इट एज डेसिमल. सो 4% को हम लिखेंगे एज 0.04. सॉल्व दिस. 1.76 divided by 63 plus 0.04, 6.79% आ रहा है. वैसे तो 0.0679 आ रहा है, बट दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.79%. क्लियर? दैट इज योर रिजल्ट. इजी है, फॉर्मूला अगर आप लगा सकते हैं तो बहुत आसान है. फाइनल एग्जाम्पल इज प्राइस इज गिवन, डिविडेंड इज गिवन, रेट इज ऑल्सो गिवन. दे आर आस्किंग यू इम्प्लाइड ग्रोथ रेट ऑन implied growth rate. So growth rate का भी फॉर्मूला हमें पता है, G is equal to R minus D1 by P0. So R is 7%, dividend is 1.76 by 63. सॉल्व कर लीजिए. फोर 4.21%. सो अगेन वेरी इजी, वेरी सिली एग्जाम्पल्स. मेरे ख्याल से इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. So yes, that is it for this learning outcome. I hope you have enjoyed it. कुछ खास नहीं था इस learning outcome में. We just learned a few formulas कि किस तरह R calculate होता है for fixed income securities and equity securities, and किस तरह growth rate calculate होती है obviously for equity securities. छोटी मोटी चीजें थी, और बेसिक जो हमने फॉर्मूले सीखे हुए थे उन्हीं को मॉडिफाई करके ये सब बनाया गया था. सो आई होप आपको ये अडेप्टेशन पसंद आया. चलो, I'll see you in the next one.